नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसका ये वाला जो पार्ट है ये 5th पार्ट है। 4 पार्ट अभी तक हो चुके हैं और चारों पार्ट के लिंक जो है वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है उन चारों को तो आप देख लीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है नए राज्यों का निर्माण, दूसरा नए राज्यों का प्रवेश और तीसरा है राज्यों के नामों में परिवर्तन। दिया गया है कि इनमें से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है। ओके, किससे है? संविधान के अनुच्छेद 3 से, आर्टिकल 3 से आपको बताना है कि इसमें से किस किस का संबंध है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो हमने इसको, जो हमारा लास्ट वाला वीडियो लेक्चर था पार्ट 3, उसमें हमने बताया भी था कि नए राज्यों के निर्माण और राज्यों के नामों में परिवर्तन का संबंध किससे है? आर्टिकल 3 से है। ओके, किससे है? आर्टिकल 3 से। और नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का संबंध किससे है? आर्टिकल नंबर 2 से है। ओके, आर्टिकल 2 से है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 3 से बताना है हमें, तो आंसर हमारा सही होगा केवल 1 और 3, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखते हैं अब इसकी व्याख्या। तो कथन 1 और 3 का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से है। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है। अनुच्छेद 3 का संबंध राज्यों के पुनर्सीमन से है। ओके, अब देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है। तो संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। ओके, अनुच्छेद 4 की भी बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 4 यह प्रावधान करता है कि संसद अनुच्छेद 2 एवं 3 के प्रावधानों में कोई परिवर्तन करती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। इस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा है पहली अनुसूची में शामिल संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, इसमें आपको सही वाला बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तीसरा है भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। और चौथा है तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया। बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। देखिए, आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम नहीं है। कौन सा है? गोवा है। ओके, कौन सा है? गोवा है। और अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखेंगे तो ये गोवा ना होकर के आप हमारी प्लेलिस्ट जब देखेंगे जनसंख्या वाली, जिसमें सेंसस बताया गया था, ठीक है, उसमें जनगणना वाली जो हमारी लेक्चर है उसमें आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है सिक्किम। ओके, सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और अगर बात करते हैं भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ओके, यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलते हैं इसकी व्याख्या पर। देखिए, कथन 3 जो है, मतलब सी जो है वो सही है, क्योंकि भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ हमें देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ना कि सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ना कि गोवा है। ओके,
और वहीं अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है, ना कि तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी किसको बनाया गया था? हैदराबाद को। ओके, तेलंगाना की राजधानी किसको क्या है? हैदराबाद है। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है, इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं कि कथन। तो पहला है, संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं कर सकती। दूसरा है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही कर सकती है। इनमें से आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ओके, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? देखिए, आर्टिकल 4 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 4 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन बिना किसी राज्य की सहमति के कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं होता तो है कथन ये सही होता। ठीक है, इस हिसाब से ये वाला कथन जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। केवल एक जो है ये तो कट गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पे आते हैं। तो एक में जितने जितने हैं ये भी काट दीजिए, ए और सी कट गया। ठीक है, बचा कौन सा है? बी और डी बचा हुआ है। देखते हैं, लिखा हुआ है दूसरा है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा भी कर सकती है। देखिए, जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा होता है? विशेष विधायी प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है, वो होता है साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत के द्वारा। ओके, साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत के द्वारा संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करती है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन अथवा नए राज्यों के निर्माण या किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकती है। संसद यह परिवर्तन साधारण विधायी प्रक्रिया या साधारण बहुमत के द्वारा करती है। संसद केवल इस संबंध में विधेयक बना सकती है, अतः उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। ओके, अतः दोनों जो कथन है वो क्या है? गलत हैं। देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य दिए गए हैं। ओके, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित है। ओके, देखिए, पहला है गोवा, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है दमन एवं दीव, चौथा है सिक्किम और पांचवा है दादर नागर हवेली। ओके, इनमें से दादरा नागर हवेली है। इनमें से आपको बताना है कि भारत द्वारा जो अर्जित क्षेत्र हैं उसको आपको बताना है कि कौन से भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं। आपके ऑप्शंस भी हैं, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल दो, चार और पांच, और इनमें से सभी। ओके, ये सभी। आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए, भारत द्वारा कौन से राज्य जो हैं अर्जित किए गए हैं? बताइए। देखिए, गोवा की अगर बात करें, पुडुचेरी की बात करें, दमन एवं दीव की बात करें, सिक्किम की बात करें और दादर नगर एवं हवेली की बात करें, तो ये चारों ही जो हैं भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं। ओके, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये सभी। ओके, 1 2 3 4 5 ये सभी जो हैं हमारे अर्जित क्षेत्र हैं भारत द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं, गोवा और दमन एवं दीव की अगर बात करें तो सन 1961 से पूर्व यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था और भारत ने इसे सन 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा इन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया था। ओके, अगर पुडुचेरी की बात करें तो 1954 तक इस पर फ्रांस का अधिकार था। फिर 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। अगर सिक्किम की बात करें तो 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के पश्चात इसे रक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 1947 तक इस पर चोंगयाल का शासन था।
35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संयुक्त एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का इसे दर्जा प्रदान कर दिया गया। अगर दादर नागर हवेली की बात करें तो 1954 तक यहाँ पर भी पुर्तगालियों का ही शासन था और 1961 में इसे संघ राज क्षेत्र का दर्जा सौंप दिया गया। ओके, इस हिसाब से जो हमारे जो गोवा, पुडुचेरी, असम, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, दादर नागर हवेली, ये सारे हमारे क्या हैं, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र हैं। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है, पहला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तीसरा है विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इनमें से आपको बताना है कि मूल अधिकार, इनमें से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ओके, इनमें से आपको बताना है कि ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं। वो आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 और 1, 2, 3, 4 मीन्स ये सभी। ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन से मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। बताइए। देखिए, अगर इसमें हम बात करें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त है। अगर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करें तो ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और अगर बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की आवश्यकता की, स्वतंत्रता की, तो ये भी किसे प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1, 2 और 3। ओके, भारतीय नागरिकों को बताना है तो केवल जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो ये 3 हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केवल 1, 2 और 3 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखते हैं व्याख्या इसकी। तो भारतीय संविधान के 5 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो विचार एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता भी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है केवल। और अगर अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और अगर बात करते हैं अनुच्छेद 30 की तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये भी किसे प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को ही। तो यही अनुच्छेद 5 अनुच्छेद हैं, 5 मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 21 जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जो कि है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके, ये भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्लियर है? देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला है भारतीय संविधान के भाग 2 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। दूसरा है भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। तीसरा है भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको
जो कथन सही है वो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आप लोग को लास्ट वाली वीडियो में बताया गया था कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैसी है, दोहरी नागरिकता है, ओके, दोहरी नागरिकता है। और अमेरिका के साथ साथ अगर बात करें तो और कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, ओके। और यहाँ पर भारत और ब्रिटेन में कैसी है, एकल नागरिकता है, ओके। भारत और ब्रिटेन में कैसी है, एकल नागरिकता है। इस हिसाब से हमारा जो कथन 3 है ये गलत है, ठीक है। अब दूसरा कथन है, भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसा अमेरिका के संबंध में सही है, ओके। अमेरिका में केवल जन्मजात व्यक्ति ही नागरिक बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। भारत में जो है, भारत में ऐसा नहीं है, ओके। भारत में अगर कोई प्राकृतिक रूप से यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भी यहाँ का राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाता है। क्लियर है। अगर बात करते हैं पहले कथन की, तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 2 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद एवं राज्यों के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी जो विधि है वो नहीं बना सकते हैं। यह अधिकार किसे है, केवल संसद को प्राप्त है। नागरिकता संबंधी कोई भी अगर कानून बनाना है तो उसके लिए किसको अधिकार प्राप्त है, केवल संसद को प्राप्त है। इस हिसाब से हमारा कथन 2 और 3 और 1 तीनों गलत हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ओके। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो उपरोक्त तीनों कथन सही नहीं है, क्योंकि संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है, ओके। आगे देखते हैं। तो अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, परंतु भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने के योग्यता रखते हैं। आगे है, भारत एवं ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, ओके। क्लियर है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। एक तरफ नागरिकता दी गई है, एक तरफ उसके अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको सूची मिलान करना है। दिया गया है, पहला है वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, इसके सामने अनुच्छेद 5 है। फिर दूसरा दिया गया है, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो परंतु भारत में लौट आया हो, इसके सामने अनुच्छेद 6 है। फिर सी है आपका, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, इसके सामने अनुच्छेद 7 है। और लास्ट है आपका, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, इसके सामने अनुच्छेद 8 है। इसको आपको मिलान करना है और आपके ऑप्शंस जो हैं ए बी सी डी ये नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आप देखिए और बताइए कौन सा आंसर इसका जो है सही होगा। बताइए कौन सा इसका आंसर जो है वो सही होगा। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय, वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में, ओके। अनुच्छेद 5 में उसे क्या मिली है, नागरिकता दी गई है, ओके। वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ओके। फिर वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान हस्तांतरित हुआ है परंतु भारत वापस लौट आया है, ओके। इस ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 3 में, ओके। अनुच्छेद 3 में कहा गया है। और बात करते हैं, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत हस्तांतरित हुआ हो, तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 6 में, ओके। ये कहा गया है, इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 6 से है। और अगर वही बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, तो अनुच्छेद 8 की बात हो जाएगी, वह भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखते हैं अब इसकी व्याख्या। लिखा हुआ है, भारत में नागरिकता के संबंध में एक संवैधानिक प्रावधान है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की गई है। इसमें नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति एवं संसद द्वारा विधि बनाने की
की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं एवं दूसरी संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया है। देखते हैं इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं उसको भी। तो अनुच्छेद 5 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के प्रारंभ होने पर जिस व्यक्ति का अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र में है एवं कुछ शर्तों का पालन करता है अर्थात वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है। अनुच्छेद 6 की अगर बात करें तो इसमें उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन या उनका स्थानांतरण हुआ है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जो 1948 से पहले भारत आए थे, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे, और दूसरा है जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए थे। ओके। अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो इसमें उन व्यक्तियों की चर्चा की गई है जो भारत से पाकिस्तान हस्तांतरण या प्रव्रजन कर गए थे लेकिन भारत बाद में लौट आए हैं। अगर अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें उन व्यक्तियों के संबंध में चर्चा की गई है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वह भारत के बाहर रहते हैं। अगर अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह अनुच्छेद 5, 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 10 की तो यहाँ पर संसद को नागरिकता संबंधी विधेयक बनाने का अधिकार है। ओके। अगर बात करें अनुच्छेद 11 की तो अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति या नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के संबंध में संसद की शक्ति कम नहीं होगी। क्लियर है? देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है? ओके, जो शामिल नहीं है वो आपको बताना है कि 1955 के आधार पर जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं उनमें कौन सा ये जो दिए गए हैं इनमें कौन सा शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस है जन्म के आधार पर यानी बाय बर्थ, वंश के आधार पर यानी बाय डेसेंट, पंजीकरण के आधार पर यानी बाय रजिस्ट्रेशन, और राष्ट्रीयकरण के आधार पर मतलब बाय नेशनलाइजेशन। ओके, इनमें से आपको बताना है कि 1955 के नागरिकता अधिनियम में में से कौन सा प्रावधान जो है या शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीयकरण के आधार पर मतलब बाय नेशनलाइजेशन। ओके, ये जो है 1955 के नागरिकता संबंधी अधिनियम में शामिल नहीं है। देखते हैं व्याख्या इसकी। तो उपयुक्त में से विकल्प डी जो है वो गलत है क्योंकि राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन के स्थान पर देशीयकरण या प्रकृतिकरण मतलब नेचुरलाइजेशन का उपयोग होता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीयकरण की जगह प्रकृतिकरण या देशीयकरण मतलब नेचुरलाइजेशन होगा। ओके, अब नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में जो नागरिकता प्राप्त करने संबंधी 5 प्रावधान किए गए हैं वो क्या क्या हैं उनको भी देखते हैं। तो पहला है जन्म से यानी बाय बर्थ, दूसरा है वंश के आधार पर यानी बाय डेसेंट, तीसरा है पंजीकरण द्वारा मतलब बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है देशीयकरण या प्रकृतिकरण मतलब बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा है राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा मतलब बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है सूची मिलान का जिनमें नागरिकता का अर्जन है और उसकी तरफ उसके जो नागरिकता प्राप्त करने संबंधी योग्य व्यक्ति हैं उनके बारे में है। ठीक है, उसका मिलान करना है आपको। एक तरफ है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है देशीयकरण के आधार पर, चौथा है पंजीकरण के आधार पर। इधर आपको उनसे मिलान करना है कि जन्म के आधार पर कौन से योग्य व्यक्ति हैं जिनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, वंश के आधार पर कौन से व्यक्ति हैं, देशीयकरण के आधार पर कौन से व्यक्ति हैं, और पंजीकरण के आधार पर कौन से योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आपको मिलान करना है। ऑप्शंस भी दिए गए हैं ABCD, 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जन्म के आधार की, ठीक है, तो जन्म के आधार की अगर बात करें तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति का जन्म जो है
26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, उसे क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अगर बात करें वंश के आधार पर, तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो, उसे वंश के आधार पर क्या है, नागरिकता मिलेगी। ओके, वह क्या है, वंश के आधार पर योग्य व्यक्ति माना जाएगा। अगर बात करें देशीयकरण के आधार पर, तो आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा वह क्या हो, ज्ञाता हो। ओके, उसको देशीयकरण के आधार पर क्या है, योग्य व्यक्ति माना जाएगा, नागरिकता उसे मिल सकती है। अगर बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर, तो आपको पता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, वह पंजीकरण के आधार पर योग्य व्यक्ति माना जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखते हैं अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, आपको जो कथन सही है वो बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। तीसरा है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 6 माह की कैद हुई हो तो भारतीय नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाएगा। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वह भारत सरकार उसे क्या कर दे, बर्खास्त ना कर दे। तो इनमें से आपको जो कथन सही है वो वाला आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चा, ठीक है, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। यही आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। बाकी के जो कथन दिए गए हैं, ये सारे जो कथन है, इस सारे के सारे कथन गलत है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो दिया गया है कथन बी जो है वो सही है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। कुछ पॉइंट्स हैं उसे भी देखते हैं। लिखा हुआ है, प्राकृतिकरण या देशीयकरण के द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दूसरा है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हो तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अतः 6 माह के स्थान पर क्या होगा, वहां पे 2 वर्ष होगा। अगर बात करें तीसरे की, तो यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता उसकी अपने आप से समाप्त हो जाएगी। ओके, स्वतः समाप्त हो जाएगी अगर उसने किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। यहाँ पे भारत सरकार उसे बर्खास्त करने का उसको वेट नहीं करना होगा कि भारत सरकार उसे बर्खास्त करेगी तभी उसकी नागरिकता समाप्त होगी। अगर वो किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः स्वतः अपने आप से जो है उसे उसकी भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर नागरिकता खोने के 3 कारण भी बताए गए हैं। स्वैच्छिक त्याग मतलब रेनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, दूसरा है नागरिकता की बर्खास्तगी यानी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, और तीसरा है नागरिकता से वंचित यानी डिप्रीविएशन ऑफ सिटीजनशिप। ओके, 3 है स्वैच्छिक त्याग, नागरिकता की बर्खास्तगी और नागरिकता से वंचित। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलते हैं।